गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, जिसका नाम है गीता। तो ये गीता है क्या? ये इस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2011 में बनाई गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। जो बेसिकली कमर्शियली वायबल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो जिनको आप जिसमें हाई लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फंड करने के लिए या उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ताकि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करे और प्रोजेक्ट्स को साइंटिफिक एडवांसमेंट या जितनी भी उनको R&D की ज़रूरत होती है उसमें ये हेल्प कर सके। ठीक है, उसके लिए ये गीता को बनाया गया था। तो उसके अब नाइन्थ फाउंडेशन है, 2011 में फाउंड हुई थी, तो ये अब 2020 में नाइन्थ फाउंडेशन डे पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ने इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है, अचीवमेंट्स के बारे में बात की है। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये है क्या। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है एक तरह से, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में एक तरह से एज अ ब्रिज ये काम कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिल के इसको बनाया है। और ताकि जितनी फंडिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग जो इनोवेशन का इकोसिस्टम है हमारे कंट्री में, उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कमर्शियली वायबल बनाने के लिए उनको, या कमर्शियल इंडस्ट्री जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए, इवन बाहर की कंट्रीज़ जैसे कनाडा, इसराइल, कोरिया कोरिया या साउथ कोरिया होगा, इटली, स्पेन, स्वीडन, इस इन कंट्रीज़ के साथ अगर कोई हमारी इंडिया की कंपनी वहाँ की किसी कंपनी के साथ कुछ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट बना रही है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत इनोवेटिव है, उसके लिए ये अप टू 50% ऑफ R&D का जो एक्सपेंडिचर है वो तक भी उठा लेता है ये गीता जो हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी अचीवमेंट्स के बारे में अभी डिस्कस किया मिनिस्टर ने कि बायलैटरल इंडस्ट्रियल R&D प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चलाए हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, इसराइल, कोरिया, कनाडा, फिनलैंड, इन सब के साथ। और गवर्नमेंट का जो एक विज़न है सेल्फ रिलायंट नेशन का, आत्मनिर्भर भारत का, उसकी तरफ मूव करने में बहुत हेल्प किया है, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो R&D नीड्स हैं हमारी इंडस्ट्री की, उसको पूरा करने के लिए की तरफ ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इस साल कंप्लीट हुए हैं, जो सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की है, इसको आप पढ़ लेना। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं जो कि है जेंडर इक्विटी इन साइंस। ठीक है, तो जो लोग तो अभी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बना रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो उसके अंदर वो एक पॉलिसी में एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं ताकि जेंडर इक्विटी को प्रमोट किया जा सके, विमेन की पार्टिसिपेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी जो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या फिर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने UK का एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है, एथीना स्वैन। स्वैन क्या चीज़ है उसके अंदर? साइंटिफिक विमेंस एकेडमिक नेटवर्क। इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है इंडिया में, ताकि जो विमेन की कंट्रीब्यूशन है साइंस में या विमेन की पार्टिसिपेशन है साइंस में, उसको ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो जो ब्रिटिश काउंसिल है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, वो हेल्प कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को एथीना स्वैन जैसे एक प्रोजेक्ट को इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं एथेना स्वैन है क्या। ठीक है, 2005 में इस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोग्राम को शुरू किया था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एथेना स्वैन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस जो होंगे, वो क्या करेंगे कि अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लीजिए आप एग्जांपल ले लो कि कोई भी ABCD इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, या एक्चुअली आप कॉलेज ले लो, कॉलेज का कोई भी नाम ले लो आप, ABCD लर्निंग्स, ऐसे कुछ कॉलेज है। तो वो अगर एथीना स्वैन जो हमारी प्रोजेक्ट का अगर वो पार्टनर बन जाता है, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन बनता है, तो उसको अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको ऐसा एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा जिसमें वो विमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सके। अब देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अनइक्वल जेंडर रिप्रेजेंटेशन को उसको एड्रेस करना पड़ेगा, जेंडर पे गैप को उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और जितनी भी ऑब्स्टेकल्स विमेन फेस करती हैं अपनी करियर डेवलपमेंट या प्रोग्रेशन में, उन सबको रिमूव करने के लिए उनको
अपने इंस्टीट्यूशन को ऐसे कुछ कदम उठाने पड़ेगे, ठीक है। इवन ट्रांसजेंडर पीपल के जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होती है उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। बहुत सारे जितने ये आपको ये पैरामीटर्स दिख रहे हैं, इन सबको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उन सब पैरामीटर्स को एड्रेस करने पे उनको ब्रॉन्ज, सिल्वर या फिर गोल्ड एक्रेडिटेशन मिलेगी अथेना स्वैन से, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि डेटा जो ये जनरेट होगा, ये इससे क्या होगा कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे उन सब में विमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, और जो हमारी जेंडर इक्विटी का गोल है हमारा, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ाने के लिए, बेसिकली साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, स्टेम, ठीक है, इसमें बढ़ाने का जो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव है ये पूरा होगा, ठीक है। अब कैसा परफॉर्म किया है अथेना स्वैन ने आज तक, ठीक है। ऑर्टस इकोनॉमिक रिसर्च ने देखा है कि 93% ऑफ पार्टिसिपेंट्स, अब ये पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं, जो पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अथेना स्वैन को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो इंस्टीट्यूशंस ने कहा है कि हम अथेना स्वैन की जो हमारा मॉडल है उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने 93% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है जेंडर इशूज़ के कंटेक्स्ट में, ठीक है। 78% ने कहा है कि इक्वालिटी और डाइवर्सिटी इशूज़ को अच्छी तरह से इसने एड्रेस किया है, ठीक है। और 78% ने ही बोला है कि करियर प्रोग्रेशन ऑफ वुमेन जो है वो उस पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है इस प्रोग्राम की वजह से। फिर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ इंग्लैंड जो हैं उन्होंने इसको नेशनल हेल्थ सर्विस, जो वहाँ का हेल्थ प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा जो उनकी गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसमें जो है अथेना स्वैन अवार्ड को उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। तो उसके बाद देखा कि जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उससे सारे के सारे ऑलमोस्ट जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं यूके में वो एक्रेडिटेड हैं उससे, और वो उसको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने उसमें एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डाल दिया ये जो अथेना स्वैन का। उसके बाद से देखा कि जो 400% इंक्रीज़ हो गया इंस्टीट्यूशंस का अथेना स्वैन को के साथ एसोसिएट होने के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि उनको बेसिकली अच्छी फंडिंग मिल जाती है, इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम अच्छा हो जाता है कि यहाँ पर विमेन की रिस्पेक्ट है, तो उस इंस्टीट्यूशन की भी प्रोग्रेस होती है अच्छी, ठीक है। अब यूके और आयरलैंड में तो है ही है ये अथेना स्वैन प्रोजेक्ट। इसको ऑस्ट्रेलिया ने भी सेज प्रोडक्ट के नाम से अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वहाँ पर भी इसका अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, इसका अच्छा जो है इम्पैक्ट दिख रहा है। अभी इस टाइम पर करंटली कनाडा, यूएस और इंडिया ने भी अभी शुरू किया है, जैसे आपको हम बात कर रहे हैं, तो ये तीनों कंट्रीज़ भी ट्रांजिशनल फेजेस में है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है, जैसे यूएस जो यूके बेस्ड प्रोजेक्ट है उसका नाम तो अथेना स्वैन है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो प्रोजेक्ट है उसका नाम सेज है, तो इंडिया में इसका नाम है गति, जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये गति ही जो है अथेना स्वैन प्रोजेक्ट का इंडियन वर्जन है जो इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब फिर भी चैलेंजेस क्या है, कैसे ये प्रोजेक्ट हमारे, जिस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से जेंडर इक्विटी, ऐसे तो नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ही जेंडर इक्विटी आ जाएगी, फिर भी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में भी कुछ चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इस प्रोजेक्ट को लाने में ही, इंस्टीट्यूशंस को अडॉप्ट करने में ही मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि बहुत सी हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, ठीक है। अब आईआईटीज़ और एनआईटीज़ तो बेसिकली जो ऑटोनॉमसली फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो जैसे हमको पता है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, उनकी जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो उसमें ब्यूरोक्रेसी की रेड टेपिज्म आ सकता है कि वो इस प्रोजेक्ट को ठीक से इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं, या फिर करेंगे भी कि नहीं करेंगे, तो ये एक इशू आ सकता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ पे इन जो, जैसे समझ लीजिए आप इवन किसी गवर्नमेंट कॉलेज की भी आप बात करो, ठीक है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, तो उसकी जो उनके डीन होंगे या उनके प्रिंसिपल होंगे, उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता उस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज़ के ऊपर या फिर रिक्रूटमेंट्स या प्रमोशन के ऊपर, ठीक है। उनका कंट्रोल नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है, वो गवर्नमेंट का उनका कंट्रोल होता है, और गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वो रेड टेपिज्म की वजह से इस प्रोजेक्ट को थोड़ा डिले हो सकता है या इवन फेल भी हो सकता है प्रोजेक्ट। दूसरा, अब डीएसटी ने क्या सोचा है कि इसके लिए हम जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाएंगे, ताकि लोगों को पता लग सके, जेंडर सेंसिटाइजेशन हो सके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जो उनके हाथ में है, डीएसटी के हाथ में है जो चीज़ें चलाना, वो सब करना चाह रहे हैं, वो जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं। दूसरा,
जो डीएसटी है, डीएसटी क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वही इम्प्लीमेंट करेगा ना ये गति प्रोग्राम हमारा। तो वो क्या चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हम दें ताकि इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो और ज़्यादा इसके साथ एसोसिएट होने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट जो है इसको अभी इसके ऊपर स्टडी चल रही है, तो धीरे धीरे इसकी असेसमेंट करने के बाद जब ये प्रोजेक्ट जो चल जाएगा तो इसका नाम गति होगा। इस प्रोजेक्ट का नाम ब्रिटिश काउंसिल जो है हमारा वो हेल्प कर रहा है इसको चलाने के लिए। तो एनीवेज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाइमेट इमरजेंसी। अब न्यूजीलैंड गवर्नमेंट जो है वो कुछ टाइम में वहाँ की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि क्या उनको क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। अब ये क्लाइमेट इमरजेंसी, ये टर्म तो आपको बहुत ही रेडिकल सी लग रही होगी, इमरजेंसी वर्ड लगा है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये सिंबॉलिक टर्म है एक तरह से कि उस कंट्री की गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पॉलिसीज़ प्रमोट करनी चाहिए, कमिटमेंट दिखानी चाहिए जिससे कि क्लाइमेट या क्लाइमेट चेंज को पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में रखें। जब भी कोई पॉलिसी बनाएं तो क्लाइमेट चेंज का उसके अंदर ध्यान ज़रूर रखा जाए, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी जब बन रही है तो उसमें क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको ध्यान में रख के ही वो पॉलिसी बननी चाहिए। तो ये उस चीज़ की एक सिंबॉलिक अनाउंसमेंट है अगर क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो, ठीक है। अब क्लाइमेट इमरजेंसी का मीनिंग क्या है, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो कहती है कि अ सिचुएशन इन विच अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental change resulting from damage resulting from it। वही बेसिकली बात है कि ऐसे अर्जेंट एक्शन हमको लेने हैं ताकि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको रोका जा सके और इरिवर्सिबल जो हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज है उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये है क्लाइमेट इमरजेंसी। अब क्या कभी किसी कंट्री ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की है? तो हाँ, यूके ने की है, पोर्चुगल ने, कनाडा ने, फ्रांस ने और रिसेंटली जापान ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी अभी प्रोक्लेम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूलांग वन। अब ये ह्यूलांग वन क्या है, चाइना का सबसे पहला डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है ह्यूलांग वन। अब ये देख लेते हैं कि ये 10 बिलियन किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी हर साल प्रोड्यूस करेगा और उससे कार्बन एमिशंस 8.16 मिलियन टन हर साल रिड्यूस होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर प्लांट्स जो है वो चाइना की सिर्फ बाय 2019 तक सिर्फ 5% इलेक्ट्रिसिटी की नीड्स को पूरा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब चाइना इसके अंदर खुद बनाने लग गया ये न्यूक्लियर रिएक्टर, तो अब वो ऑब्वियसली इस चीज़ को अपना आगे बढ़ाएगा और आने वाले टाइम में वो जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो चाइना ने अपना एक मोटिव रखा है, जो अपना एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि चाइना को हम कार्बन न्यूट्रल बनाना चाहते हैं 2060 तक, तो उस चीज़ में हेल्प हो जाएगी उनकी, ठीक है। पावर जनरेशन जो है वो चाइना का मेड इन चाइना 2025 जो प्लान है, जैसे हमारा मेक इन इंडिया था वैसे ही चाइना का मेड इन इंडिया 2025 प्लान है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो उसके अंदर उसी कंपोनेंट में ह्यूलोंग वन जो है वो उनको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। और अब आप ये सोच लो कि चाइना ने जब ये डोमेस्टिकली डेवलप्ड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है तो अभी तक सिर्फ क्या है, यूएस, फ्रांस, जापान ये सभी बनाते हैं। अब जब चाइना भी मार्केट में आ जाएगा तो जो कंट्री जैसे यूएस या फ्रांस या जो ये जापान है अगर किसी कंट्री को नहीं सप्लाई कर रहे, या जैसे समझ लीजिए अभी कुछ टाइम पहले हमने न्यूज़ में डिस्कस की थी कि इज़ सऊदी गोइंग न्यूक्लियर विद चाइनाज हेल्प। तो सऊदी अरेबिया को कोई कंट्री न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करती थी, तो चाइना ने उसको ऑफर किया कि हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो ईरान के साथ जो उन्होंने भी डील साइन की थी $400 बिलियन की, उसको बैलेंस करने के लिए वो सऊदी की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करने में हेल्प कर रहे थे ताकि वो इन दोनों कंट्रीज़ को के रिलेशंस को बैलेंस आउट कर सके, चाइना दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सके। तो अब जब ये न्यूक्लियर रिएक्टर भी वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर देंगे तो वो बाकी कंट्रीज़ को, जो कंट्रीज़ एक तरह से अनटचेबल थी हमारे वर्ल्ड कम्युनिटी में, इवन जैसे नॉर्थ कोरिया या ईरान या फिर सूडान, ऐसी कंट्रीज़ जिनके साथ डील न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में डील कोई नहीं करता था, चाइना विल नॉट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग दिस टेक्नोलॉजी विद दीज कंट्रीज़, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है इसका कि ह्यूलोंग वन को जो है 2015 में चाइना ने बनाना शुरू किया था और करंटली ऐसे 6 अदर रिएक्टर्स जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एट होम भी और अब्रॉड में भी, ठीक है। सिर्फ चाइना अपने ही कंट्री में नहीं बना रहा है, इसको बाहर भी बना रहा है, बाहर की कंट्रीज में भी बना रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। तो इसको ईस्ट चाइना के फ्यूजियान प्रोविंस में इसको बनाया जा रहा है, इस रिएक्टर को बनाया गया है। और चाइना के पास 47 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिनकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी 48.75 मिलियन किलोवाट्स है,
जो कि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट कैपेसिटी है यूएस और फ्रांस के बाद, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरटी लैम्प। अभी आरटी लैम्प क्या है? जो हमारा आरटी पीसीआर टेस्ट होते हैं जो कोरोना वायरस के लिए, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है आरटी लैम्प। इसमें क्या होता है कि कोरोना वायरस में तो आरटी पीसीआर टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई बार बहुत घंटों का टाइम लगता है, 10 आवर्स का टाइम ऑलमोस्ट, जैसे लिखा है कि ऑलमोस्ट अबाउट 10 आवर्स का टाइम लगता है रिजल्ट आने में। इसमें आधे घंटे के अंदर आपको पता लग जाता है कि जो पर्सन है वो कोविड पॉजिटिव है या कोविड नेगेटिव है, ठीक है। जो करंट मेथड है वो है हमारा आरटी पीसीआर टेस्ट, जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं। वो बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली इक्विपमेंट है उसका, और उसकी जो स्पेसिफिटी और सेंसिटिविटी है वो 95% है। मतलब 95% चांसेस में वो करेक्ट रिजल्ट दिखाता है, लेकिन 5% चांसेस में वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो स्पेसिफिटी और सेंसिटिविटी है आरटी लैम्प की, वो ऑलमोस्ट 100% है, ठीक है, ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। और एक हमारा एंटीजन टेस्ट, पता है आपको कि एंटीजन टेस्ट भी चल रहे हैं। तो वो करंटली हमारे जो कोरोना को टेस्ट के लिए दो तरह के टेस्ट चल रहे हैं, आरटीपीसीआर और एक एंटीजन टेस्ट। अब ये जो नवी टेक्नोलॉजी आई है आरटी लैम्प, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके वही अच्छे जो हैं हमारे जो फीचर्स हैं, एक तो कि टाइम बहुत कम लग रहा है, 30 मिनट्स के अंदर ऑलमोस्ट, और कई केसेस में तो अगर पॉजिटिव जो है कि पर्सन पॉजिटिव है या नहीं, वो तो 10 मिनट्स के अंदर ही पता लग जाता है कि पर्सन पॉजिटिव है या नहीं। और आर टी पी सी आर जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसकी बहुत सारी साइकिल्स होती हैं। उसमें कभी कभी हमको टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है स्वैब से जो सैंपल लिया है हमने उसका टेस्ट करने के लिए, कभी 56 डिग्रीज करना पड़ता है, फिर दोबारा उसको 72 डिग्रीज पे लेके आओ हर 2 मिनट के अंदर अंदर। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक मैकेनिज्म है आर टी पी सी आर टेस्ट में, एज कम्पेयर टू आर टी लैम्प टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमको आइसोथर्मल है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है उसके अंदर 65 डिग्री सेल्सियस, जो कि अचीवेबल है। 65 डिग्री सेल्सियस के अंदर उस टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है, और 30 मिनट्स के अंदर उस प्रोजेक्ट के उसके टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं। और जो उससे सैंपल लिया है उसको 4 डिग्री सेल्सियस तक हमको सिर्फ स्टोर करना पड़ता है। मतलब जो हमारे ऑर्डिनरी फ्रिज है उसके अंदर हम जो सैंपल्स हैं उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जो आर टी पी सी आर टेस्ट होता है उसके अंदर हमको उसको स्टोर भी और या फिर ट्रांसपोर्ट जब करना हो तो -20 डिग्रीज में करना पड़ता है उसके सैंपल्स को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है आर टी पी सी आर टेस्ट के लिए। खासकर आप सोचो अगर रिमोट लोकेशन से, किसी रूरल एरिया से अगर हमको सैंपल लेके आना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको -20 डिग्री सेल्सियस की रेफ्रिजरेशन चाहिए लाने के लिए और स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। इस केस में आर टी लैम्प केस में सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस की ऑर्डिनरी फ्रिज में आप डाल के इसको लेके आ सकते हो, तो इसके एडवांटेज है ये। और आर टी पी सी आर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छे स्किल्स चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हम देख ही रहे हो कि स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए डिफरेंट चाहिए चीज़ें, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है और कोई मिनिमम स्किल की भी रिक्वायरमेंट्स है। इसको बहुत ही बेसिक लेवल पर कोई जो पर्सन है वो परफॉर्म कर सकता है इस टेस्ट को, ठीक है। इसको रिसेंटली वैलिडेट किया है, इसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू जो है वो 100% है, और नेगेटिव जो है कि वो पर्सन नेगेटिव है या नहीं, वो ऑलमोस्ट 98.8% है, और एक्यूरेसी उसकी 99.38% है, ठीक है। तो ये यूज़र फ्रेंडली है, आइडियल है इंडियन कंडीशंस के लिए, क्योंकि इंडिया में जो रिमोट लोकेशन से अगर हमको सैंपल्स वगैरह लाने तो उसके लिए हमको ज़्यादा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही हमको बहुत हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ रही है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। इसके ऊपर MCQs है वो आप कर लेना, एडिटोरियल्स भी पढ़ लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।